हेलो बच्चों, आप सभी ने मेरी अब तक की सारी वीडियोस देखी हैं और सभी को जो भी डाउट्स हुए हैं, सभी के पास कमेंट आए हैं, मैंने सभी के रिप्लाई किए हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए शुक्रिया। अभी तक मैंने स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के कंसेप्ट को आपको समझा दिया है। आज मैं कोरिलेशन की आपको न्यू यानी कि जो कंसेप्ट है वो समझाने जा रही हूँ कि एक्चुअल में हमारे पास कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। आज की वीडियो में हम कोरिलेशन के कंसेप्ट और उसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है इस कंसेप्ट को यानी कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बताइए कि कोरिलेशन क्या है। माइंड में सोचिए क्या होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप यानी कि बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, यानी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोरिलेशन, यानी कि हम उसे कोरिलेशन का कंसेप्ट है। ठीक है, कि जैसे रिलेशनशिप, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप, किस टाइप की हमारे लिए रिलेशनशिप इसमें स्पेसिफिकली होगी कि जैसे एक वेरिएबल इंक्रीज किया तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज किया, डायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज किया तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज का, तो हमारे पास इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट का एक कंसेप्ट है। क्या होता है ये कॉज एंड इफेक्ट का कंसेप्ट? देखिए, ये अगर कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में, कि जैसे मैंने कहा कि हस्बैंड और वाइफ की एज के बीच में हमें रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। अगर हस्बैंड की एज इंक्रीज हो रही है तो यानी कि वाइफ की एज भी इंक्रीज है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप। मैंने कहा कि मुझे मिल्क और सीमेंट के बीच के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या मिल्क और सीमेंट के बीच के रिलेशनशिप को मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, क्या मैं निकाल सकती हूँ? ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पोजीशन फैक्टर नहीं है, या आप ये बोल लीजिए इनमें कोई भी रिलेशनशिप को एग्जिस्ट नहीं करता। जिसमें हमारे लिए रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्पूरियस या फिर नॉनसेंस रिलेशनशिप। ठीक है, या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो रिलेशनशिप है यानी कि जो कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, वो कैसे आया। ठीक है, देखिए, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट है, क्या मतलब है इस कॉज एंड इफेक्ट का? कॉज का मतलब है कि मैंने कहा कि इस यानी कि अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो हमारी प्रोडक्शन भी क्या होगी, वीट की, राइस की अच्छी होगी। ठीक है, इसका मतलब कि मेरी जो प्रोडक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेरी रेनफॉल के ऊपर। तो यहाँ पे रेनफॉल क्या हो गया, कॉज हो गया। इफेक्ट क्या हुआ कि मेरी जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्शंस है वो मेरे क्या होंगे, वो मेरे एनहांस करेंगे, यानी कि वो मेरे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यानी कि जब कभी भी हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप सिग्निफाई करती है, यानी कि ये हमें इंडिकेट करती है कोरिलेशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है सो इसका मतलब ये सिग्निफाई करना यानी कि सिग्निफाई करना नहीं होता कि ये 100% आपको बोले कि दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी होगा। ठीक है, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में तो कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि अगर कॉज और इफेक्ट है, क्योंकि कॉज और इफेक्ट का हमारा रिलेशन रिग्रेशन से भी होता है, पर मैं आपको वो उस कंसेप्ट को यहाँ लिंक नहीं करना चाहती क्योंकि हम इसको 1 बाय 1 हर कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। अगर कॉज और इफेक्ट है तो कोरिलेशन होगा, तो कोरिलेशन देन रिग्रेशन है। अब इसका मतलब कि हमारे लिए यानी कि कॉज और इफेक्ट है तो कोरिलेशन। अगर मैंने सिंपल आपको बोला कि दो के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या है, रिलेशन है, क्या मैंने बोला कि दो वेरिएबल्स यानी कि लिए मैंने एजेस ली हैं यानी कि मेन की और ये फीमेल की, और ये जो है इनमें चांसेस हैं कि ये क्या हो, ब्रदर सिस्टर हो, ये सिबलिंग्स भी हो, तो इसमें क्या है, रिलेशन कुछ वेरिएबल्स में हो सकते हैं। उनके बीच में कोई कॉज जरूर हो ये जरूरी नहीं है।
ठीक है। सो रिलेशंस हो सकते हैं, तो सब में कॉज हो ये ज़रूरी नहीं है। सो हर कॉरिलेशन, ठीक है, हर कॉरिलेशन का जो वेरिएबल्स हैं वो सिग्निफाई का है, यानी कि हमें नहीं करता कि उनमें क्या हो, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हो, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस भी आ जाता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी थी कि मैम क्या है ये कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट है तो कहीं हमें बुक में इसमें यानी कि टिक दिया हुआ है कि आपका आंसर कॉरिलेशन है, कहीं हमें टिक दिया हुआ है कि आपका आंसर रिग्रेशन है। सो देखिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया, ठीक है। सो अब हमारे पास कॉरिलेशन है, यानी कि उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। सो कॉरिलेशन सिंपल हमारे पास है। कॉरिलेशन देखिए सिंपल का मतलब क्या है, सिंपल मीन्स कि ये दो वेरिएबल के बीच में ही रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कितने वेरिएबल्स के बीच में, 1 and 2, ठीक है। 2 वेरिएबल्स के बीच में अगर हम रिलेशनशिप्स को निकाल रहे हैं तो वो क्या सिग्निफाई करता है, वो बताता है, इंडिकेट करता है, दैट इज सिंपल कॉरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द मल्टीपल कॉरिलेशन। मल्टीपल कॉरिलेशन क्या है, मल्टीपल कॉरिलेशन मीन्स यानी कि दो से ज्यादा है, दैट इज 3 और मोर वेरिएबल्स। अगर मैं 3 वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप्स को निकालती हूँ और उससे ज्यादा वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को निकालती हूँ, उन्हें हम बोलते हैं मल्टीपल कॉरिलेशन। नेक्स्ट वन इज अवर द पार्शियल कॉरिलेशन। क्या है पार्शियल कॉरिलेशन, पार्शियल कॉरिलेशन का मतलब है, नाउ सी, हमारे लिए यानी कि कितने वेरिएबल्स हैं, ये 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये 3 वेरिएबल्स हैं, मैंने कहा कि मैं इस वेरिएबल को कांस्टेंट रखती हूँ और इसको अगर कांस्टेंट रखा, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया, ठीक है, या मैंने इस वेरिएबल को कांस्टेंट रखा सो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज अवर पार्शियल कॉरिलेशन। क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि जो मेजर हैं वो है सिंपल कॉरिलेशन, ठीक है, एंड देन मल्टीपल कॉरिलेशन एंड देन पार्शियल कॉरिलेशन, ठीक है। और भी इसके मेजर टाइप्स हैं, दैट इज अवर परफेक्ट कॉरिलेशन एंड नेगेटिव, यानी कि और यानी कि परफेक्ट में है कॉरिलेशन, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव। आप सभी जानते हैं परफेक्ट में हमारे पास यानी क्या है, यानी कि एक वेरिएबल चेंज कर रहा है तो दूसरे में इतना इफेक्ट नहीं है, होता है, यानी कि एक है, 2 वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं और एक वेरिएबल में कोई भी इतना चेंज है तो वो दूसरे वेरिएबल में इफेक्ट नहीं कर रहा। तो इस केस में हमारा यानी कि पॉजिटिव है तो कॉरिलेशन कितना होगा, 1 होगा, नेगेटिव है तो उसमें कितना होगा, -1। क्लियर, देन is about the linear correlation and curvy linear और नॉन लीनियर कॉरिलेशन क्या है, बहुत सिंपल है कॉरिलेशन का कंसेप्ट, क्योंकि हमें क्या मैंने आपको बताया, 2 वेरिएबल, दैट इज दिस x वेरिएबल, दिस इज 5 वेरिएबल्स, इनके बीच के हमें रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यानी कि लीनियर, कि जैसे मैंने कहा कि ये इंक्रीज किया वेरिएबल तो ये वेरिएबल भी इंक्रीज किया, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि बाय द सेम रेट, ठीक है। जिस रेट से ये वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है उसी रेट से ये वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दोनों का जो रेट ऑफ चेंज है, चाहे वो रेट ऑफ चेंज डिक्रीज में हो तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज की नहीं, मैं यहाँ पे रेट की बात कर रही हूँ। अगर रेट क्या है, यूनिफॉर्म है, इट मीन्स जो चेंजेस हैं वो आपके यूनिफॉर्म चेंजेस हो रहे हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, लीनियर कॉरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट यानी हमारे लिए है, अब है नॉन लीनियर कॉरिलेशन, दैट इज कर्वी लीनियर, इसका अपोजिट रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज यानी नॉन लीनियर और यानी कर्वी लीनियर, दैट इज इसमें हमारे पास कर्व बनता है। कर्व का मतलब है, कर्व हमारे पास कभी बनेगा, बताइए, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन है, रोड पे चल रही हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन की मैं बिल्कुल कॉन्स्टेंट स्पीड से ही ये चल रही हूँ, मैं बिल्कुल सीधे सीधे, तो एक कर्व नहीं बनेगा। अगर मेरी कहीं स्पीड ज़्यादा होगी तो कहीं मेरी स्पीड कम होगी तो ये क्या होता है, हमारा कर्व, ठीक है। इसीलिए ही 2 वेरिएबल्स के बीच के जो रिलेशनशिप है, एक ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो एक कम इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो एक कम डिक्रीज हो गया तो एक ज़्यादा डिक्रीज हो गया। सो जो रेट ऑफ चेंज है
दो वेरिएबल्स के बीच में हमारा रेट ऑफ चेंज सेम नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव, यानी कि दैट इज अवर कर्वीलिनियर, ठीक है, कर्वीलिनियर कोरिलेशन। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया है, दैट इज अवर सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन फर्स्ट टाइप में आ गया, ठीक है। सेकेंड टाइप में दैट इज अवर perfect correlation, perfect positive and the perfect negative. Then next one is our the linear and curvilinear correlation. Clear? Now correlation की देखिए values होती है, हम इन्हें क्या है, correlation के हमारे जो अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब कि correlation हमारा नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि दोनों यानी कि सिग्निफिकेंटली आपस में सेम डायरेक्शन में मूव ना करे, तो नेगेटिव भी है, ठीक है। सो हमारी जो इसकी वैल्यू है वो हमारी वैल्यू होती है 0 से लेके, जी नहीं क्योंकि नेगेटिव बोला है मैंने, दैट इज -1 से लेके, मैंने इसलिए जानबूझ कर ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है। सो -1 से लेके +1 तक कोरिलेशन की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। सो +1 आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, +1 आपको रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव और माइनस आपको रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव कोरिलेशन को, ठीक है। तो किसी ने भी कोरिलेशन का कंसेप्ट अगर नहीं भी किया है तो उसे ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब देखिए कोरिलेशन जो है दो वेरिएबल्स के बीच में वो किस तरीके से और तरीके से आ सकता है। दो वेरिएबल्स आपस में म्यूचुअली भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है, और म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं भी हो सकते। तो हम यहाँ पे हर वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो जो कि सभी के लिए यानी कि डिपेंडेंट है या नहीं। और कोरिलेशन कैसे फॉर्म हो सकते हैं आप भी फाइंड आउट कीजिए। चलिए कुछ दिमाग लगाया, आइडिया आया, नहीं तो मैं बताती हूँ। यानी कि हमारा और इसके कौन कौन से हैं, मीन्स थर्ड कॉमन फैक्टर भी है कि जैसे हमारा थर्ड कॉमन फैक्टर हो रहा है, थर्ड में जैसे कि मान लीजिए कि वीट है और राइस है, वीट और राइस के बीच के मुझे अगर रिलेशनशिप को निकालना है, मैंने कहा कि पहले तो मुझे इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में मुझे कोई भी कॉजेशन फैक्टर नहीं नजर आ रहा है। सो वीट और जो राइस है, ठीक है, वीट और राइस है तो ये इसके ऊपर है, यानी कि इसका मैंने थर्ड कॉमन निकाला, यानी कि जो कि फर्स्ट तो आपका वीट है, सेकंड आपका राइस हो गया, तो मैंने इसका थर्ड कॉमन निकाल दिया है। क्या पार्ट, दैट इज अवर वाटर, क्योंकि जो वाटर है वो दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो क्योंकि इनका यानी कि जिस भी वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट निकल जाता है उनके बीच के भी हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर पाते हैं। आई होप आप सभी को इतना पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यानी कि डिग्री ऑफ द कोरिलेशन, कोरिलेशन के डिग्री की बात करते हैं कि आता है क्योंकि आपको आपके न्यूमेरिकल जो जब सॉल्व करोगे तो उसमें लिखना पड़ेगा कि हाई डिग्री है, मॉडरेट है या फिर आपके लिए लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। हमें उसमें यानी कि उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट इज द हाई, लो एंड मॉडरेट। नाउ सी, ठीक है, जैसे ये मैंने एज्यूम किया है दैट इज माई 0, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे यानी कि 0 और 1 के बीच की ही वैल्यूज को करूँगी क्योंकि अभी मैं फिलहाल पॉजिटिव ले रही हूँ, आप यानी कि इसका अपोजिट भी समझ सकते हैं, दैट इज 0 हेयर -1 हेयर। तो मैं एक पार्ट आपको समझा देती हूँ क्योंकि जो पॉजिटिव पे एप्लीकेबल होगा वही सेम पार्ट हमारा नेगेटिव पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये 0 है, ये मेरे लिए 1 है। मैंने इसको यानी कि यहाँ पे 3 पार्ट में इसके डिवाइड किया, दैट इज 0 पॉइंट यानी 0 से लेके 0.25, 0.25 से लेके 0.75। प्लीज ध्यान रखिए 50 हमें नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने 0 और 1 से दोनों से ही 50-50% तक का गैप लिया, that is 0.25 and then 0.75। क्लियर। तो जो 0 से लेके 0.75 ये गैप है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लो। तो 0.25 से लेके 0.75 क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे लिए, दैट इज मॉडरेट। तो 0.75 से लेके 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे लिए, हाई। अगर आपका आंसर प्लस में है तो दैट इज
यानी कि पॉजिटिव लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड देन पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर आपका आंसर नेगेटिव में है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा दैट इज नेगेटिव लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नेगेटिव moderate degree of correlation and negative high degree of correlation। इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पार्ट के हम चलते हैं कि अभी तक हमारे पास जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कोरिलेशन का वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। देन हाउ टू कैलकुलेट द कोरिलेशन, अगर मुझे रिलेशन निकालना है सो दो के बीच में मुझे किस तरीके से निकालना है। जैसे इटसेल्फ वर्ड कोरिलेशन में हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है, रिलेशन, ठीक है। सो जो बेसिक फॉर्मूला है, क्योंकि जो कि हम बेसिक फॉर्मूला कार्ल पियर्सन का यूज करेंगे, वो बेसिक फॉर्मूला क्या है, यानी दो वेरिएबल यानी कि बीच का मुझे रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना, तो दैट इज कोवेरेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, कोवेरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये किससे डिवाइड होती है, क्योंकि रिस्क है, कितना रिस्क है, ठीक है। तो हमें रिस्क दैट इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो मुझे दोनों वेरिएबल की इंडिविजुअली स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालना है। ये फॉर्मूला तो मैं आपको करके बताऊंगी, पर ओवरऑल हमारे पास कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के बच्चों कितने मेथड हैं, ठीक है। हमारे पास हैं, देखिए, एक हम कर सकते हैं यानी कि इन्हें अलग अलग से ग्राफिक मेथड से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम यानी कि इनको सॉल्व करके, क्योंकि हमारे पास ग्राफ में ये किस तरीके से आएगा, ठीक है, डायग्राम्स के फॉर्म में हम इसे डायग्रामेटिकली भी हम इन्हें फ्रेम कर सकते हैं। डायग्राम्स को जैसे हमारे पास यानी कि मैंने उनको शो कर दिया कि वो इंक्रीज कर रही है लाइन, तो पॉजिटिव देन डिक्रीज। तो ये सब चीज़ें तो मैं आपको करके ही बताऊंगी, तो आपको और ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। और हमारे लिए इसके अलावा और इतने टाइप्स हैं। कार्ल पियर्सन का हमारे पास एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेयर्समैन स्ट्रेंथ कोरिलेशन भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसके अलावा जो कि आपके लिए एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा दो टॉपिक हमारे लिए और है। दो टॉपिक हमारे लिए कौन से हैं, हमारे लिए थर्ड है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ये अभी फिलहाल आपके एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका इंट्रोडक्शन यानी कि अपनी वीडियोस में आपको ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है लीस्ट स्क्वायर मेथड, और इस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को हम बोलते हैं रिग्रेशन, क्लियर, ठीक है। तो अब मैं आपको यानी कि वन बाय वन ये हमने कितने कौन कौन से कंसेप्ट किए वो सब मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं क्या, कोरिलेशन। हम कोरिलेशन के कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको क्या समझाया वो सब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। क्या क्या मैंने आपको बताया था, देखिए क्या है, यदि हमारे लिए कोरिलेशन क्या है, दैट इज द रिलेशनशिप, क्योंकि इसके वर्ड में ही इटसेल्फ नोटिफाई कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन टू सच वेरिएबल्स, यानी उन सच वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को, ठीक है, इन विच यानी कि जिसमें, इन विच changes in the value of one variable, changes in the value of one variable, एक वेरिएबल की वैल्यू में जो चेंज है द, ठीक है, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू में चेंज होगा द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, तो यानी अदर वेरिएबल की वैल्यू आप एक्स वाई मान सकते हैं, ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। तो दूसरी अदर वेरिएबल की वैल्यू भी क्या करेगी, हमारी चेंज करेगी, ठीक है। अगर एक वैल्यू में चेंज है सो दूसरी वैल्यू भी मेरी क्या करेगी, चेंज करेगी, वो ही है। तो दैट इज कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ कोवेरिएशन। तो मैं दोनों के बीच के रिलेशनशिप को, ठीक है, हम टू सच वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, हम दो सच वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को बोलते हैं कोवेरेंस। ध्यान रखिए, तो इसीलिए अगर आपकी बुक में कहीं वर्ड कोवेरेंस भी गिवन है, ठीक है, तो हम इन्हें कोवेरेंस बोलते हैं। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दो से ज़्यादा है तो देन कोवेरिएशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। तो ये क्या स्पेसिफाई करता है, दैट इज एनालिसिस ऑफ कोवेरिएशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, क्लियर। नाउ
ठीक है, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाया था। कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, मे बी एग्जिस्ट। ये पॉइंट प्लीज, ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ। दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किसकी बात कर रही हूँ? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट बिटवीन, ठीक है, टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे मैं अभी दो ही, क्योंकि हमारे कोर्स में सिंपल है ग्रेजुएशन में, तो मैं भी सिंपल की ही बात कर रही हूँ। तो बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के बीच में तो कॉजेशन इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा कि चलिए है, ठीक है, इसका मतलब है मैंने क्या बोला कि यस, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में कॉरिलेशन है, ठीक है, यस। क्या बोला कि दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज देयर, यानी कि जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है वो है। देन कॉज एंड इफेक्ट इम्प्लाइज, ठीक है, अगर है तो ये क्या इम्प्लाइज करता है? देन कॉज एंड इफेक्ट इम्प्लाइज करेगा हमारे लिए क्या? दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉरिलेशन, क्योंकि कॉजेशन है तो कॉरिलेशन होगा। तो क्या इम्प्लाइज करेगा? दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ कॉरिलेशन। तो ये कॉरिलेशन के एग्जिस्टेंस को बताएगा। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि ठीक है, क्या दो वेरिएबल्स के बीच में कॉजेशन और इफेक्ट है, इसका मतलब कि उनके बीच में कॉरिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने कहा कि डज नॉट एग्जिस्ट, यानी क्या, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, नो, डज नॉट एग्जिस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में ये क्या इम्पैक्ट है? तो यानी कि दो, यानी इसका मतलब कि दोनों के बीच में कॉरिलेशन हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉरिलेशन डज नॉट मीन, ठीक है, तो यानी कि कॉरिलेशन आपके पास नहीं है, देन, ठीक है, यानी कि नो कॉरिलेशन। ये तो बिल्कुल इस कंसेप्ट से क्लियर हो गया। जो थर्ड वन है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या, ठीक है, कॉजेशन है तो कॉरिलेशन है, नहीं है तो कॉरिलेशन भी नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर कॉरिलेशन है, इफ कॉरिलेशन डज नॉट, ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी कि इफ कॉरिलेशन डज एग्जिस्ट, अगर कॉरिलेशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि कॉरिलेशन है हमारे पास, तो कॉरिलेशन हमारे पास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट देयर इज एन, यानी कि इट इज डज नॉट मीन, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, और इसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है, सर्कल कर दिया कि ताकि आपको समझ में आए कि इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ, कि एग्जिस्टेंस होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में हो, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ कॉरिलेशन। कॉरिलेशन कितने टाइप्स के हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉरिलेशन सिंपल है हमारे लिए, दैट इज पॉजिटिव, नंबर वन इज अवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉरिलेशन। सो पॉजिटिव कॉरिलेशन हमारे लिए कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने कहा इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल्स, सो यानी पॉजिटिव कॉरिलेशन का मतलब है दैट इज इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल्स, दोनों ही वेरिएबल्स के बारे में क्या है मेरे लिए इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन बोथ वेरिएबल्स, दोनों ही वेरिएबल्स के लिए क्या है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में इंक्रीज है तो पॉजिटिव, दो वेरिएबल्स के बीच में डिक्रीज है तो देन नेगेटिव कॉरिलेशन, ठीक है, सॉरी डिक्रीज है लेकिन दोनों वेरिएबल है तो पॉजिटिव।
अब हम बात करते हैं नेगेटिव कॉरिलेशन की। क्या रिप्रेजेंट करता है? इंक्रीज इन वन वेरिएबल इंक्रीज हुआ एंड डिक्रीज इन अनदर, और दूसरे वेरिएबल में डिक्रीज है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर एक वेरिएबल डिक्रीज करे तो दूसरे में इंक्रीज करेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट है मेरे लिए लीनियर एंड कर्वी लीनियर कॉरिलेशन, यानी कि वो लीनियर है एंड देन कर्वी लीनियर कॉरिलेशन। सो लीनियर क्या स्पेसिफाई करेगा? हमें लीनियर स्पेसिफाई करेगा कि रेशियो ऑफ चेंजेस बिटवीन द टू वेरिएबल इज यूनिफॉर्म। क्या बताएगा? दैट इज रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो है जो रेशियो ऑफ चेंज है दो वेरिएबल्स का, इज यूनिफॉर्म। क्या है? वो सेम है। ठीक है। और हमें कर्वीलिनियर क्या बताता है कि यानी अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल दो सेम नहीं है, यानी कांस्टेंट रेशियो में नहीं है। सो कर्वीलिनियर इज अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल में डज नॉट बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अनदर वेरिएबल। ठीक है, यानी कि दोनों वेरिएबल में चेंज हो ये जरूरी नहीं है, सेम चेंज हो। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? मैं यहाँ पे यानी कि कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। समझ में आया? ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? थर्ड, दैट इज सिंपल। ठीक है, मल्टीपल एंड पार्शियल कॉरिलेशन। अगर मैं सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कॉरिलेशन के लिए बोल रही हूँ, सिंपल का मतलब क्या है? ओनली, यानी बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या? रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, तो उसे सिंपल बोलेंगे। ठीक है। मल्टीपल मीन्स यानी कि when there is three or more variables are simultaneously studied, कि जब हम तीन या उनसे ज़्यादा वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली क्या करेंगे? स्टडीड करेंगे, तो इन्हें हम बोलेंगे मल्टीपल। देन पार्शियल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पर हमें एग्ज़ाम में हमें सिर्फ सिंपल ही करना है। ग्रेजुएशन में इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि सिर्फ थ्योरी के लिए। ठीक है, कि जैसे हमारे पास मैंने क्या माना? मोर देन दो के बीच में हम रिलेशनशिप को एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी टू वेरिएबल्स। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसिंग, दिस इज UE। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, दो वेरिएबल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड अदर वेरिएबल बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि जो अदर वेरिएबल है सो वो क्या है? कांस्टेंट है। यानी अदर यानी कि मैंने दो वेरिएबल ले लिया, इसके अलावा मेरे पास एक और है, दैट इज माई 3 वेरिएबल। मीन्स इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। ये हमारा पार्ट हुआ। ठीक है, बस एक पार्ट मेरा रह गया है, दैट इज डिग्री। क्या है वो डिग्री? सो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। हमारी डिग्री ऑफ कॉरिलेशन दोनों ही पार्ट में एग्जिस्ट करेंगी। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मेरा 0 लिया, ये 1। ठीक है, यहाँ मैंने 0.25, दिस इज माई 0.75। अब ये पार्ट होगा 0 से 0.25 इंडिकेटिंग द लो। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे केस फर्स्ट कौन सा ले रही हूँ? पॉजिटिव। ठीक है, सो क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लिया है, 0 से लेके 1, तो ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। सो दिस इज इंडिकेटिंग पॉजिटिव लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। 0.25 से 0.75 क्या इंडिकेट कर रहा है? मॉडरेट।
दैट इज पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाई। ठीक है, ठीक है। सो ऐसे ही हम इसका नेगेटिव कॉरिलेशन भी निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे? यहाँ 0 रखूंगी, यहाँ मैं क्या रखूंगी? -1। दिस इज 0.25 माइनस एंड दिस इज -0.75। इसी तरीके से हम इसमें क्या निकाल देंगे? लो, ठीक है, मॉडरेट एंड देन हाई। ठीक है। सो ये मैंने आपको कॉरिलेशन के जितने भी सारे कंसेप्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे एनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और आप सभी आसपास जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उन सभी को ये बताइए, ठीक है। उनको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, वो मुझसे बोल सकते हैं कि हमें ये टॉपिक को समझना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।